है ना। कोवेलेंट बॉन्ड जो हम लोगों ने शुरू किया था, तो कहां से शुरू किया था? तो सबसे पहला जो थ्योरी था हमारा वो था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आप लोगों को शायद याद हो तो वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या पढ़े थे बेटा, जल्दी से बताओ। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो पोस्टुलेट था या जो भी उसमें बात था वो क्या क्या था, उसको थोड़ा हम लोग झटपट में लिख लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इसमें जो था, ताकि आपको पता चले कि जो हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे हैं वो बाकी थ्योरी से किस तरीके से डिफरेंस है। तो एक डिफरेंशियल एनालिसिस के बेसिस पे हम लोग इस थ्योरी को अभी देखेंगे। तो इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो इलेक्ट्रॉन पेयर हम लोगों का था, इलेक्ट्रॉन पेयर्स थ्योरी भी इसको बोलते थे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी भी इसको बोलते थे। यहां पे जो मॉलिक्यूल था, a molecule is considered to be made up of atoms। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा बात है कि मॉलिक्यूल जो है एटम से बन रहा था, है ना। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स था वो इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स ऑक्युपाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो एटम में इलेक्ट्रॉन्स थे वो एटॉमिक ऑर्बिटल में रहते थे, लाइक sp_d में जो ऑर्बिटल है px py pz, ये सारे ऑर्बिटल्स जो हैं उसमें ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन थे। उसके बाद था कि वो दे मे और मे नॉट गेट हाइब्रिडाइज्ड, मे नॉट बी हाइब्रिडाइज्ड। वो हाइब्रिडाइज्ड हो सकता था या नहीं भी हो सकता था। नहीं होने का हाइब्रिडाइजेशन किस में हम लोग पढ़े थे, वो पढ़े थे इसके बाद थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके बाद क्या थ्योरी पढ़े थे हम लोग, VSEPR थ्योरी, है ना। VSEPR थ्योरी पढ़े थे। तो मे बी हाइब्रिडाइज्ड और नॉट हाइब्रिडाइज्ड, if they are hybridized atomic orbitals form the same atomic orbitals from the same from the same कंबाइन होता था, कंबाइन टू प्रोड्यूस hybrid orbitals which can overlap more efficiently with orbitals from other atoms, thus producing stronger bond। बेटा ये क्या बात लिखा है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा अगर ध्यान करें तो हम लोगों ने देखा था कि जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था उसके वजह से एक डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स बन रहा था और वो फिर दूसरे
एटम के ऑर्बिटल से कंबाइन होके आपको नया ऑर्बिटल बना रहा था। तो ये सारा कंसेप्ट जो हम लोगों ने देखा इतना दूर तक, उस सब में जो मॉलिक्यूल जब बनता था उसको भी हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल के तरह ट्रीट करते थे, है ना। यानी दस द एटॉमिक और हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल are thought to be ऐसा सोचा जाता था, इवन द एटम इज केमिकली बाउंडेड इन मॉलिक्यूल। अभी इसको थोड़ा समझें कि ये क्या बोल रहा है, ये क्या क्या बात बोला। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ मीथेन का। इसको देखते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ मीथेन में क्या हो रहा था बेटा, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो था वो 1s2 ट्वाइस s2 और क्या था बेटा, जल्दी से बोलो, ट्वाइस p कितना 2 6 होता है ना, हाँ ट्वाइस p2। तो ये तो ग्राउंड स्टेट में था। एक्साइटेड स्टेट में ये क्या हो रहा था कि जो ट्वाइस s का इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके ट्वाइस p में जा रहा था। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन ये था और इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके p में आ रहा था। तो ये px py pz और ये ट्वाइस s, ये ट्वाइस p ऑर्बिटल। अब इससे जो हाइड्रोजन बन रहा था यहाँ पे, तो हाइड्रोजन के पास था 1s1, तो सबके पास सिर्फ s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था। तो यहाँ पे ये ओवरलैप कर रहा था s ऑर्बिटल से और एक इलेक्ट्रॉन जो है आपका यहाँ पर पेयर्ड कर दे रहा था जो कार्बन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उस उनको। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं हाइड्रोजन का, तो एक हाइड्रोजन का था 1s, फिर दूसरे हाइड्रोजन का था 1s, फिर तीसरे हाइड्रोजन का था 1s और चौथे हाइड्रोजन का था 1s। तो ये विदाउट हाइब्रिडाइजेशन का कंडीशन है। लेकिन हो क्या रहा था यहाँ हाइब्रिडाइजेशन के वजह से, विदाउट हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखें, सपोज करते हैं एक मोमेंट के लिए कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है, तो फिर जो यहाँ पर ओवरलैपिंग होगा वो इस तरीके से ओवरलैपिंग होगा। और अगर किसी ओवरलैपिंग को आपको देखना हो तो आप पहले से देख चुके हैं, फिर भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन होगा और जब ओवरलैप्ड होके ये बनेगा, ओवरलैप्ड होकर ये बनेगा, तो कार्बन का ट्वाइस s में 2 इलेक्ट्रॉन और ट्वाइस p में 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा पेयर्ड में, अपोजिट रोटेशन में पेयर्ड हो जाएगा। ये कार्बन का सेंट्रल एटम का बनाया जा रहा है। लेकिन ये विदाउट हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। लेकिन ये जो बताया आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये बोल रहा है कि सर इधर हाइब्रिडाइजेशन भी हो रहा है तो आप उसको कंसिडरेशन करो, कंसीडर करो। हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद कैसा हो रहा था कार्बन का, तो कार्बन का जो ट्वाइस s ऑर्बिटल था और जो ट्वाइस p ऑर्बिटल था, ये हाइब्रिडाइज्ड होके यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन पहले से है, ये हाइब्रिडाइज्ड होके चारों ऑर्बिटल कन्वर्ट हो जा रहा था। px py pz है तो एक s और 3 p में ये कन्वर्ट हो जा रहा था। तो ऑल द ऑर्बिटल्स नाउ वेयर sp3, दिस इज आल्सो sp3, this one is also sp3, this one is also sp3, this one is also sp3। so all four orbitals combine together to form orbitals at equal energy level which is called degeneration of orbitals। एक ही एनर्जी लेवल पर आ गया और उस समय इस तरीके से इलेक्ट्रॉन था। अब फर्दर सिमिलर इसी तरीके से ये हाइड्रोजन जो है आपका वो 1s1 यहाँ पर कंबाइन होगा इसके साथ, और किस तरीके से कंबाइन होगा वो आप देखें। तो एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, सो 1s1 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 1s1, all orbitals are at same energy level, so combination is now very easy
किसी को हायर एनर्जी, किसी को लोअर एनर्जी में जाना नहीं पड़ रहा है, सारे हाइड्रोजन्स एक ही जगह पे आ रहे हैं, 4 हाइड्रोजन्स। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि ये ऑर्बिटल इससे कंबाइन किया, ये ऑर्बिटल इससे कंबाइन किया, ये ऑर्बिटल इससे कंबाइन किया और ये ऑर्बिटल इससे कंबाइन किया। तो इनिशियली जो ये केस था जहां पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं कंसीडर कर रहे थे हम लोग, वहां पर देखते हैं थोड़ा सा, तो वहां पर देखने को मिलेगा आपको कि वन ओवरलैपिंग इज अ काइंड ऑफ एस ओवरलैपिंग। आप देखें तो यहाँ पर जो फर्स्ट ये वाला ओवरलैपिंग है, फर्स्ट जो है यहाँ पर इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक ट्वाइस एस ऑर्बिटल दूसरे 1s ऑर्बिटल से इस तरीके से ओवरलैप कर रहा था और ये एस ओवरलैपिंग था, एस ओवरलैपिंग था। फिर इस सब में से px py pz और आर ऑल p, सो हम लोग सिर्फ एक एग्जांपल देखेंगे px का। तो px का ऑर्बिटल इस तरीके से था, इसमें एक s ऑर्बिटल आया और इस तरीके से ओवरलैपिंग होगा। तो यहाँ पे ये आपका p है और ये s है, इस तरीके का ओवरलैपिंग हो रहा था। तो ये सब ओवरलैपिंग के बाद भी ये जो ऑर्बिटल्स थे ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, ध्यान से समझना है। इंस्टीड की ये CH4 में कन्वर्ट हो गया, ये CH4 एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। फिर भी यहाँ पे ओवरलैप होने के बाद जो ऑर्बिटल्स हम लोग देख रहे थे उनके बारे में बोल रहे थे दीज वेर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये जो ऑर्बिटल है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे वहां पर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अभी समझ में आएगा एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है। ये अभी हम लोग पीछे का ही पढ़ रहे हैं, जो हम लोगों का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था उसी को पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रहा है वो हो रहा है sp3 का। तो हाइब्रिडाइज्ड केस में आपका जो sp3 का स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, अगर आप में आपका p कैरेक्टर बढ़ेगा तो ये बॉन्ड और लंबा हो जाएगा, और अगर s कैरेक्टर बढ़ेगा तो ये बॉन्ड थोड़ा गोल हो जाएगा। यहाँ पे मोर एस करेक्टर, यहाँ पे लेस एस करेक्टर, इस तरीके से हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ड्रॉ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगा वो सब एक ही जैसा होगा, क्योंकि वन इज योर एस ऑर्बिटल एंड अनदर वन इज योर sp3 orbital. So this is your s orbital, this is your sp3 orbital. Again it was considered कि both of these orbitals were atomic orbitals. एक उस एटम से आया है और एक उस एटम से आया है, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। लेकिन जो नेक्स्ट फर्दर एडवांस लेवल थ्योरी था इसके बाद, वो क्या था बेटा, इसके बाद था वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी क्या बोला कि हाइब्रिडाइजेशन में इसके बाद जो दूसरा थ्योरी आया वो थ्योरी था हमारा VSEPR थ्योरी। ये क्या बोल रहा है कि कहीं कहीं पे आपका हाइब्रिडाइजेशन का रूल ओबे नहीं होता है। हाइब्रिडाइजेशन में ऑल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल विल हैव इक्वल एनर्जी, ऑल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल विल हैव इक्वल एनर्जी। यहाँ पे सारे ऑर्बिटल्स, चारों ऑर्बिटल्स का नाम sp3 ही है और सभी के एनर्जीज इक्वल थे, ऑल वेर डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। लेकिन ये जब आया तो इन्होंने कंसेप्ट दिया नो हाइब्रिडाइजेशन का, मतलब देयर मे बी द केस कि आपका हाइब्रिडाइजेशन हो ही नहीं, नो हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि जो ऑर्बिटल्स हैं उनका एनर्जी सेम नहीं पाया जा रहा था। तो इसका एक एग्जांपल इन्होंने दिखाया था किसमें, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में, याद है ना, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में इसका इन्होंने एक एग्जांपल आपको दिखाया था। तो ये किस तरीके का होता है, 5 होता है ना, तो sp3d, इसको किस तरीके से ट्रीट किया गया था, इसको ट्रीट किया गया था sp2 प्लस pd, मतलब 2 डीजेनरेटेड लेवल था, एक sp2 था एक pd था। जबकि हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी क्या बोलता है कि यहाँ पे सारे का sp3d में टोटल कितने ऑर्बिटल्स होंगे, एक इसका 3 1 4 और एक इसका 5, टोटल 5 ऑर्बिटल्स थे बेटा, टोटल 5 ऑर्बिटल्स थे और सभी के एनर्जी इक्वल होने चाहिए एज पर हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। लेकिन ये बोल रहा है कि यहाँ पर 2 टाइप के आपके बॉन्ड बन रहे हैं, जो ये बॉन्ड्स हैं, दीज बॉन्ड्स वेर कॉल्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड एंड दीज 2 बॉन्ड्स वेर कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड लेंथ लंबा था और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ छोटा था, तो इसकी एनर्जी भी डिफरेंट थी।
इस वजह से ये बताया कि भैया यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट हमारा है कि sp3d all orbital will be degenerated, this is not the case, so it is the fallacy of hybridization, we can say it is no hybridization or fallacy of hybridization. तो ये बताया वेस्पर थ्योरी। अब सबसे एक मॉडर्न थ्योरी आया और वो किस बात पे ध्यान दिया उसको हम लोग देखते हैं, और वही हम लोगों का आज का चैप्टर का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इनका क्या कहना है सर कि अगर आपके पास कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? नो, इनका इसका कहना है कि अगर आपके दो ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स्ड होंगे, एक एटम है उसका एक ऑर्बिटल है, सपोज करिए p ऑर्बिटल, ये जब दूसरे p ऑर्बिटल से मिक्स होगा तो मिक्स होके एक बॉन्ड बनाएगा, तो वो एक किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड होगा। जब ये बॉन्ड बनेगा तो मॉलिक्यूल का बॉन्ड होगा, तब जो ओवरलैप्ड ऑर्बिटल होगा, जो ये ऑर्बिटल जो ओवरलैप होकर बनेगा, ये सपोज करें px और px के ओवरलैपिंग से बन रहा है, तो उस समय तक हम समझते थे कि ये ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल है, यानी दो एटम का ऑर्बिटल है। सपोज कर रहे हैं कि ये Cl है और ये C है, इस दोनों का मर्ज होने से एक बॉन्ड बना है, C और Cl के मर्ज से एक बॉन्ड बना है। तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल मर्ज होने के बाद बना था, इसको भी हम दो एटम का, अलग अलग एटम का, यानी ये Cl का ऑर्बिटल है और ये C का ऑर्बिटल है, ऐसा बोलते थे। लेकिन जब ये मर्ज होगा तो इस ऑर्बिटल का शेप, साइज, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा और उस टाइम वो एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। तो ये नया थ्योरी है जो बताता है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर आपस में कंबाइंड हो तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, है ना। तो कुछ पोस्टुलेट्स है इसका, उसको हम लोग पहले देखते हैं। हाँ सर। सर हम लोग ने जब बिल्कुल स्टार्ट किया था सर इसके पहले चैप्टर सर, तो ऑर्बिटल को हमने बोला था जहाँ पर प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का ना सर। करेक्ट सर तो फिर जब हम लोग बोल रहे हैं सर कि ये जो इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल्स खत्म हो गए और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो गया, मतलब कि आपने एक घर बना लिया और उसके आसपास बगीचा में इलेक्ट्रॉन्स फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी हुआ, यही मतलब हुआ सर? नहीं 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 सर, नहीं नहीं सर, मैं बोल रहा हूं कि दो ऑर्बिटल जब मर्ज हो रहे थे, हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा था। चलो थोड़ी देर के लिए हम लोग ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को होल्ड पर रखते हैं, है ना। हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा था कि सर एक p ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है इस तरीके से, तो आपका एस एस ओवरलैप होता है, और सॉरी एस एस ओवरलैप हो रहा है यहाँ पर, और ये कैसा बॉन्ड बना रहा है? सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, याद है बेटा? एस एस जी सर। ओवरलैप हो रहा है तो ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। अब इसका मतलब है कि ये ओवरलैप करने के बाद, पहले ओवरलैप नहीं किया था, अब ओवरलैप किया, तो अब ओवरलैप करने के बाद इसका इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा ना, इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा ना। तो इस समय भी हम लोग समझ रहे थे कि सपोज करो ये ए एटम है, ये बी एटम है, ये दोनों आपस में कंबाइंड होके ए बी मॉलिक्यूल बना है, तो उस समय भी इसकी जो आइडेंटिटी थी वो ऑर्बिटल ऑफ एटम ए के तरीके से था, ऑर्बिटल ऑफ एटम ए के तरीके से था, और यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी ऑर्बिटल ऑफ एटम बी के तरीके से था, ऑर्बिटल ऑफ एटम बी के तरीके से था। लेकिन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़े तो वो बताया कि सर ये दोनों जब मर्ज हो जाएगा ना तो दे आर नो फर्दर एटम्स, सो दे आर मॉलिक्यूल्स नाउ। तो ये हो जाएगा ऑर्बिटल ऑफ ए बी मॉलिक्यूल, और ये भी हो जाएगा ऑर्बिटल ऑफ ए बी मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे दो टाइप का ऑर्बिटल आया, एक आया एटॉमिक ऑर्बिटल
और दूसरा आया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इससे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पहले जितना था वो सब सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा था। ये एक रिफाइंड थ्योरी है जो इन सभी थ्योरी के बाद आया और ये बोलता है कि सर जैसे ही एटम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा एट दैट टाइम देयर विल बी नो ऑर्बिटल ऑफ एटम, देयर विल बी ऑर्बिटल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ओनली। अंडरस्टूड बेटा? यस सर। हाँ, तो ये वाला कंसेप्ट आपका यहाँ भी यूज होगा। कहाँ पे एस एस बॉन्डिंग से सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है, ये हम लोग पढ़े थे, फिर से रिवीजन हो जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको नोट कर लिया जाए। तो व्हेन टू एटम्स कम क्लोजर, their atomic orbitals overlaps and form। एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप किया, वो हम लोग ऊपर में भी देखे, लेकिन उसको हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल ही उस समय बोल रहे थे। लेकिन यहाँ ऑनवर्ड्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम लोग बोलेंगे उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड फॉर्म्स बिगर ऑर्बिटल्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अभी देखिए बेटा, जब हम लोग मर्ज करेंगे ना तो किस टाइप से मर्ज होता है, मर्ज होके क्या बनाता है, जब आप वो ज्यादा अच्छा से देखेंगे ना तो आपको समझ में आए कि अच्छा हाँ ये सब चर्चा तो हम लोग किए ही नहीं। अभी तक तो हम लोग सिर्फ एटम को ऑर्बिट मर्ज किया, उसको वैसे ही छोड़ दिए थे, इसलिए वो एटॉमिक ऑर्बिटल के जैसा ही ट्रीट हो रहा था। लेकिन अभी जब हम लोग मर्ज करेंगे और देखेंगे कि रियली में चेंजेस दिख रहा है हम लोगों को, तब पता चलेगा कि हाँ सर ये जो है सही बात है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो जब ये मर्ज होता है ना तो टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। टू टाइप्स ऑफ molecular orbitals arises। जब मर्जिंग होता है एटॉमिक ऑर्बिटल से तो दो टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। उसमें से जो फर्स्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं BMO। और जो सेकेंड होता है उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको शॉर्ट फॉर्म में ABMO लिखते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अभी घबराने का बात नहीं है, ये बॉन्डिंग क्या है, एंटी बॉन्डिंग क्या है, ये हम लोग अभी सीखेंगे, है ना। तो घबराने का बात नहीं है, अभी सिर्फ इसको एक नाम के तरीके से लीजिए कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म होगा तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो दो टाइप का होगा। उसमें से एक को हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे और दूसरे को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। तो इसमें से जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है सर, इसकी एनर्जी लेस होती है एटॉमिक ऑर्बिटल से, तो हैज लेस एनर्जी देन सेपरेट atomic orbitals and anti-bonding molecular orbital has more energy than separate atomic orbitals। ओके, तो एक का एनर्जी लेसर होता है, एक का एनर्जी हायर होता है जो सेपरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स था। तो देखिए बेटा, यहीं पे फर्क आना शुरू हो गया। जब हम लोगों ने अभी तक इससे पहले जो भी पढ़ा था वहां पे जो मर्ज्ड हो रहा था ऑर्बिटल्स, उसके एनर्जी के बारे में बात नहीं कर रहे थे,
और नहीं बता रहे थे कि वहां पे 2 टाइप का ऑर्बिटल बनता है। हम लोग समझ रहे थे वही एटॉमिक ऑर्बिटल ही मर्ज हुआ है, एटॉमिक ऑर्बिटल ही वहां पर है, लेकिन ऐसा नहीं है और 2 टाइप का बनता है। तो इस 2 टाइप में जो है वो एक का एनर्जी जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उससे डेल्टा लेस होता है, और दूसरा जो नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उससे डेल्टा मोर होता है। तो ये अभी हम लोग सीखेंगे, डेल्टा मतलब चेंज इन एनर्जी, अभी देखेंगे। तो जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उसका क्या होता है बेटा, हम लोग पढ़े थे ना अभी श्रोडिंगर इक्वेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका क्या नेचर है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, दोनों टाइप का नेचर है, हम लोगों ने देखा है ना। तो अभी कुछ वहां से मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल थ्योरी के लिए पॉइंट्स हमारे पास आता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स may be considered either as particles और waves। ये तो हम लोग देख चुके हैं बेटा, पार्टिकल्स भी देख चुके हैं, वेव्स भी देख चुके हैं। वेव्स देखे तभी तो श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़े, है ना? यस सर। हाँ, उसके बाद क्या है बेटा कि एन इलेक्ट्रॉन, ये सब पॉइंट्स को अच्छे से समझ जाइए तो आगे समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। एन इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम may be therefore बी हटा देते हैं, बी डाउटफुल होगा। may therefore be described as occupying an atomic orbital or by a wave function। आपको याद होगा साई, साई याद है बेटा, ये श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन था, है ना? तो साई क्या था यहाँ पे, where psi is solution of Schrodinger equation। श्रोडिंगर इक्वेशन का, वेव इक्वेशन का ये सॉल्यूशन था। अभी घबराइएगा नहीं, कुछ विशेष नहीं हुआ है, आप श्रोडिंगर इक्वेशन नहीं भी जानते हैं तो भी ये चैप्टर समझेंगे, घबराने का बात नहीं है। जो लोग नए हैं वो डायरेक्ट यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी मॉलिक्यूल में, इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल आर सेड टू ऑक्युपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अभी वो एटॉमिक ऑर्बिटल में नहीं है, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है। यही की रिजल्ट है आपका ये थ्योरी का, यही जो है की रिजल्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, कि जो मॉलिक्यूल बना वहां पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं होगा। ओके, तो इसको करने के लिए कि जो द वेव फंक्शन है ना, द वेव फंक्शन साई क्या बताता है बेटा, श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या बताता है? अगर आपको याद है तो आप दिमाग में जोड़ डालिए, नहीं तो अभी हम फिर से बताएंगे आपको साई क्या बताता है ना? द वेव फंक्शन, साई तो एम्पलीट्यूड होता है शायद से। नहीं बेटा, साई स्क्वायर क्या होता था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता था इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग का। हाँ, नोड बता।
नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता था साई स्क्वायर, उसको इंटीग्रेट करते थे तीनों वॉल्यूम में तो हम लोग को इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी मिलता था, याद है ना? श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन। चलिए नहीं याद है कोई बात नहीं, हम लोग उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं करेंगे यहाँ पे। द वेव फंक्शन डिस्क्राइबिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल may be obtained by one of the two methods. इसमें जो पहला मेथड है वो हम लोगों को पढ़ना है, इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लैको। सो दिस इज कॉल्ड लैको मेथड। एक और मेथड होता है, अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्यों इसका लैको नाम है, क्यों ये इस तरीके का है, अभी हम लोग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, घबराना नहीं है। दूसरा मेथड है वो है यूनाइटेड एटम मेथड, और ये हमारे स्कोप के बाहर है, हमारे स्कोप के ये बाहर है, नॉट इन आर स्कोप, तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जो फर्स्ट मेथड है LCAO मेथड, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, वही हमें पढ़ना है, तो इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है बेटा? लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन, है ना? और नॉन लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है कि आप उसको स्क्वायर करके जोड़ो, क्यूब करके जोड़ो, इस तरीके से नॉन लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। तो इसको समझें अगर आप, कि आपके पास अगर कंसीडर करें टू एटम्स है, कंसीडर टू एटम्स A एंड B, दो एटम हम ले रहे हैं, ठीक है, विच हैव एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसके पास एटॉमिक ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल्स डिस्क्राइब्ड बाय द वेव फंक्शंस साई ए के लिए साई ए और बी के लिए साई बी। आपको याद था ना बेटा कि ये जो साई स्क्वायर को हम लोग dx dy dz तीनों वॉल्यूम में जब इंटीग्रेट करते थे तो ये फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑर्बिटल जहां पे है, वही तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जो साई है वो किसी न किसी रूप से एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन साई से आपको पता चल सकता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल है वहां पे और किस तरीके का एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। तो अगर इसको वॉल्यूम से गुना ना करें तो ये प्रोबेबिलिटी, ये वॉल्यूम नीचे आ जाएगा, dx dy dz मतलब क्या है, एक्स एक्सिस में लेंथ, वाई एक्सिस में लेंथ और जेड एक्सिस में लेंथ, तो एल बी एस टाइप हो गया, तो ये वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम को इधर डिफाइन कर दीजिए, तो साई स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा बेटा, प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं इसको। जब वॉल्यूम से डिफाइन करते हैं किसी को तो बोलते हैं डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी बाय वॉल्यूम इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। सो साई स्क्वायर इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। क्लियर है? साई स्क्वायर इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जहां पे आपका साई जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का वेव फंक्शन है। साई ए और साई बी, अगर दो एटम ए और बी हम कंसीडर करते हैं तो उसका वेव फंक्शन है। अब क्या बात करते हैं कि इफ द इलेक्ट्रॉन्स
इफ द इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड लिखना है। if the electron clouds of these two atoms overlap when atom approaches each other, then तब क्या होगा? The wave function for the molecule, जो मॉलिक्यूल फॉर्म होगा बेटा, उसका वेव फंक्शन क्या होगा? मॉलिक्यूल, और इसको हम लोग बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल साई ए बी। ए और बी से एक मॉलिक्यूल बनेगा, तो उसका जो वेव फंक्शन होगा उसको हम लोग साई ए बी बोलेंगे। और वो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? कैन बी ऑब्टेन्ड, psi AB can be obtained by a linear combination of the atomic orbitals psi A and psi B। यही बोल रहे हैं ना बेटा, लैको मेथड क्या, LCAO मेथड क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जो एक आपका psi AB बनेगा, इसका मतलब है आप यहाँ अगर आप psi AB बनाना चाहते हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे हम n लिखते हैं, एक कांस्टेंट C1 लिखते हैं, और इसको लिखते हैं psi A प्लस एक कांस्टेंट C2 लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं psi B। तो देखिए ये psi A और psi B का पावर नहीं ना बढ़ा है, वन ही है ना। तो दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ psi A एंड psi B। कैन वी से लाइक दैट? हम लोग बोल सकते हैं कि psi AB जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, वो इस दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन से बना है। कहीं पे कोई कंफ्यूजन है इसमें? ये लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं है? बिल्कुल है ना, पावर नहीं दिए है किसी पे कुछ, है ना। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ psi A एंड psi B के मिलने से हमारा psi AB बना, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसी का एज इट इज, ये मैथमेटिक्स है, इसी का नाम दिया हुआ है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इसी से हम लोगों को जानना है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फंक्शन psi AB क्या होगा। ये psi AB को कैलकुलेट करना हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य, अगर हमारे पास psi A है, psi B है, तो उसके मेथड से हम लोग psi AB कैलकुलेट कर सकें, यही हमारा पर्पस है, यही हमारा उद्देश्य है। इस जगह पे जो दो कांस्टेंट है, तीन कांस्टेंट है सॉरी, n और C1 C2, तो n को बोलते हैं नॉर्मलाइजिंग कांस्टेंट, और ये क्या करता है नॉर्मलाइजिंग कांस्टेंट? इसको इस तरीके से चूज करते हैं, chosen to ensure that the probability, बेटा ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, the probability of finding electron in the whole of the space is unity, यानी 1 is 1। आपका पूरा प्रोबेबिलिटी 1 होगा, तभी वो एटॉमिक ऑर्बिटल वैलिड होगा। यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बात कर रहे हैं। अब n का वैल्यू, इसके कैलकुलेशन से जो भी वैल्यू आता है उसको n से गुना करके टोटल को हम 1 बनाना चाह रहे हैं। सपोज करिए, किसको 1 बनाना चाह रहे हैं? हम लोग बनाना चाह रहे हैं psi स्क्वायर AB, इसको जब वॉल्यूम से इंटीग्रेट करते हैं टोटल वॉल्यूम में, तो इसको 1 बनाना चाह रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करिएगा तो n का एक वैल्यू आपको आएगा ना। यहाँ पे C1 C2 और psi A psi B का एक वैल्यू होगा, उसको जब इंटीग्रेट करेंगे वॉल्यूम में तो हमारे पास ये टोटल का एक वैल्यू आएगा। तो उस वैल्यू को 1 करने के लिए n का जो वैल्यू यूज करना पड़े उसी को नॉर्मलाइजिंग कांस्टेंट बोलते हैं।
कोई परेशानी है, समझने में आ रहा है, दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है? जो प्रोबेबिलिटी है उसको 1 करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को 1 करना है, तभी तो वो ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज वो ऑर्बिटल होगा नहीं, है ना? एंड C1 and C2 आर कांस्टेंट्स chosen to give minimum energy for psi AB। psi AB फंक्शन का मिनिमम एनर्जी के लिए जो वैल्यू C1 C2 का पुट करेंगे वो C1 C2 कांस्टेंट हमारा होगा, ठीक है? घबराइए नहीं, इसको हम लोग तुरंत क्विक रिवीजन भी करेंगे, क्या क्या सीखे हैं इसको क्विक रिवीजन एक बार कंसोलिडेट करेंगे तो आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। अब आप देखिए सर कि एक कंडीशन लेते हैं, एक केस लेते हैं कि इफ A एंड B जो एटम्स है वो सिमिलर है, इफ A एंड B आर सिमिलर एटम्स, तो यहाँ पे C1 and C2 will have similar values, C1 and C2 will have similar values। और अगर ये दोनों सेम ही एटम लेते हैं, इफ A एंड B आर सेम एटम्स, तो इस केस में C1 and C2 will have equal value, C1 and C2 will have equal value। इस सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल सकता है, जो आप IIT या KVPY का एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उसमें सारा चीज इतना सिंपल नहीं होता है, आपको इस डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, और इस डेप्थ में आपको कोई ये इंटीग्रेशन करने नहीं बोलेगा, आपको सिर्फ इस इक्वेशन में क्या क्या पैरामीटर्स है, क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं उसके, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सारा चीज हम नोट कर रहे हैं जो आपको पूछा जा सकता है, ध्यान से देखिए। तो फिर से एक बार रिपीट कर दें कि जो साई स्क्वायर इंटू डीवी था, ये था आप जब इसको वॉल्यूम से गुना करके इंटीग्रेट करते थे, डीवी मतलब स्मॉल वैल्यू, इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो पूरा वॉल्यूम में, तो ये आपको देता था द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन ए वॉल्यूम dv, जो dv वॉल्यूम में आप उसको गुना कर रहे हैं, उस वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का प्रोबेबिलिटी था। तो यहां से अगर dv को इधर कर दे तो साई स्क्वायर क्या होगा, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो जाएगा, होगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का जो डेंसिटी है, यानी प्रोबेबिलिटी को जब dv से डिवाइड कर दें, ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, मतलब p इक्वल्स टू साई स्क्वायर dv। तो यहां से हम साई स्क्वायर निकालेंगे तो p बाई dv, तो समथिंग बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी, सो दिस वन इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, है ना बेटा? समझ में आ रहा है यहाँ पे? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? हाँ, कोई दिक्कत परेशानी आए तो पूछिए, क्योंकि ये थ्योरी जो है बिल्कुल इजी तो नहीं है लेकिन बिल्कुल टफ भी नहीं है। तो यहाँ से साई स्क्वायर ए बी अगर हम निकालते हैं तो बेटा हमको याद है कि हम साई लिखे थे इस तरीके से, इस तरीके से लिखे थे। तो जब साई स्क्वायर ए बी निकालेंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फंक्शन अगर हम निकालेंगे, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालेंगे ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एन स्क्वायर, यहाँ पे होगा C1 स्क्वायर, और यहाँ पे होगा साई ए का स्क्वायर प्लस ट्वाइस C1 C2 साई बी प्लस C2 का स्क्वायर और साई बी का स्क्वायर। कोई समस्या नहीं है इसमें, सिर्फ a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिए इसमें यहाँ पे।
कोई समस्या नहीं है किसी को? तो इसमें जो फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन है और थर्ड फंक्शन है, इसको अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये सब कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है एटम ए का साई के बारे में, साई स्क्वायर के बारे में। साई स्क्वायर क्या था बेटा? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो ये बता रहा है कि अगर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ए और बी के मिलने से बनता है तो उसमें 3 कंपोनेंट होता है। फर्स्ट कंपोनेंट इज psi square of atom A, second component this one is psi square of atom B और middle component is psi square of, यहाँ पे सॉरी A छूट गया ना, मॉलिक्यूल ए बी। यहाँ पे पहले आएगा A फिर psi आएगा B। तो ये जो 3 फॉर्म है ये रिप्रेजेंट करता है या इसका रिलेशन है, दिस इज रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी of finding electron on atom A when it is isolated or if A is an isolated atom। जब A isolated था तो यही होता ना, psi square उसका होता था, A is an isolated एटम। सिमिलरली ये क्या होगा? सिमिलरली ये होगा कि ये रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऑन एटम बी इफ बी इज एन आइसोलेटेड एटम। और ये बीच वाला जो है ये बहुत कुछ बताता है। तो बीच वाला आपका क्या क्या बताता है उसको देखते हैं। दिस मिडल टर्म becomes more important as the overlap between, ये इंडिविजुअल आइसोलेटेड एटम का बता रहा है, ये आइसोलेटेड का बता रहा है, ये ओवरलैप का बता रहा है। तो जब ओवरलैप होगा तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ओवरलैप बिटवीन द 2 atomic orbitals increases। इसको अभी थोड़ा यहाँ पे और एक्सप्लेन करते हैं और इसको बोलते हैं एंड कॉल्ड ओवरलैप इंटीग्रल। इंटीग्रेशन से आता है इसलिए ओवरलैप इंटीग्रल इसको बोला गया। दिस टर्म, वही मिडिल टर्म, दिस टर्म रिप्रेजेंट द मेन डिफरेंस between the electron clouds in individual atom and in molecule। अब देखिए यही आपका है जो इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल के बीच का डिफरेंस क्रिएट करता है। इंडिविजुअल एटम अगर ए था तो ये ए है, ये बी था तो ये बी है, लेकिन बीच में ये कंबाइंड है। यही आपका बता रहा है कि दोनों एटम क्लोज आया है और मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी रखता है। तो जो मिडिल टर्म है उसका वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब एटम में ओवरलैप होता है ना। और इस केस में जो लार्जर वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म होगा, इसका मतलब है कि द लार्जर
value of this term, the stronger will be bond. The stronger will be bond. ओवरलैप उतना अच्छा होगा और बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्गर होगा। सही से समझ में आया हो तो देख लीजिए। बताया जा रहा है इस इक्वेशन से कि साई ए और साई बी दो एटम का इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन है ना। तो उससे हम लोगों ने जो लीनियर कॉम्बिनेशन मेथड था उससे ए बी ऑर्बिटल जब बना तो उसका कॉम्बिनेशन का हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा जो लीनियर कॉम्बिनेशन था, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी यूज किया। अब जब इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन साई स्क्वायर हम लोग निकालना चाह रहे हैं तो हम लोग साई का स्क्वायर किए और स्क्वायर करने के बाद हमारे पास ये तीन टर्म आया। फर्स्ट टर्म इंडिविजुअल एटम अगर आइसोलेटेड है तो है, सेकेंड टर्म इंडिविजुअल एटम आइसोलेटेड अगर बी एटम है तो है, और मिडिल का टर्म है जब वो ओवरलैप करता है तो है। तो अगर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल साई ए बी, साई स्क्वायर ए बी है ना, ये इसमें अगर ये टर्म मिडिल टर्म का वैल्यू जितना हायर हो उतना बढ़िया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवरलैप होगा और उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, जो यहाँ पर लिखे। ये अभी तक का जो बात बताए उसका निचोड़ था, उसका समरी था। किसी को अगर समझ में ना आया हो तो जल्दी से बताएं। सबको क्लियर है? जी सर। थोड़ा बहुत वैसे डाउट रह जाएगा तो आप नोट्स देख के फिर से पढ़ के इसको ध्यान से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जो ओवरलैपिंग हो रहा है बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल का, वो कितना टाइप का होता है हम लोग पहले देख चुके हैं, एसएस का, एसपी का। और एसपी में क्या हम लोग देखे हैं, एक लेटरल ओवरलैपिंग देखे हैं और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैपिंग देखे हैं, या हेड ऑन और लेटरल ओवरलैपिंग देखे हैं जिससे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनता है। वो सब अभी यहाँ फिर से देखेंगे और क्या क्या हो रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में चेंज, वो सारा चीज देखेंगे। तो फर्स्ट जो इसमें है हमारा वो है एस एस ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। तो एस एस कॉम्बिनेशन से क्या आपका मिलेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर एस एस कॉम्बिनेशन हो तो वहां पर हमारा किस तरीके से होगा। तो कुछ पॉइंट्स है, इसको हम लोग लिखेंगे और फिर उसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो सपोज हमारे पास दो एटम है ए और बी, उस दोनों को हम हाइड्रोजन कंसीडर कर लेते हैं। सपोज द एटम्स ए एंड बी आर हाइड्रोजन्स। तो ए और बी हाइड्रोजन से कंबाइन होगा तो क्या बनाए बेटा, ये क्या है, H2 मॉलिक्यूल बनाएगा। तो अभी H2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस टाइप का होता है वो हम लोग सीख पाएंगे। ठीक है, एस एस ओवरलैपिंग होता है ना इसमें, इसका भी एस ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, तो अभी हम लोग सीख पाएंगे। तो ए एंड बी आर हाइड्रोजन एटम्स, तो इसमें क्या होगा बेटा, द वेव फंक्शन psi A एंड psi V डिस्क्राइब, किसको डिस्क्राइब करेगा, द 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑन द टू एटम्स। किस ऑर्बिटल में है इलेक्ट्रॉन, 1s में है, तो psi A और psi B जो है उसी का फंक्शन होगा 1s का। ओके, यहाँ पे कुछ नया बात नहीं लिखा हुआ है, ये पुराना बात ही है, कुछ इसमें खास बात नहीं है। अब नेक्स्ट देखें, द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेव फंक्शन। कैसा कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन। याद है ना हम लोग किसको पढ़ते हैं बेटा, लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं।
psi A and psi B are possible in these two ways। जो ये लीनियर कॉम्बिनेशन होगा इसमें ये दो तरीके से होता है। कैसे होता है इसको समझिए, दो तरीके से होता है। फर्स्ट तरीका होता है, ये होता है कि when the sign of the two wave function, two wave functions are same। इसका मतलब क्या है कि दो वेव फंक्शन, आप लोग अगर लाइट थोड़ा सा पढ़े हो तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आपको थोड़ा सा याद अगर आए तो आप देख सकते हैं कि अगर ये एक वेव फंक्शन है साइनसॉइडल और ये एक दूसरा वेव फंक्शन है तो ये दोनों इन फेज कहलाता है। ये दोनों इन फेज कहलाता है। दोनों एक समय से शुरू हो रहा है तो दोनों सेम फेज में है, दोनों साइनसॉइडल फंक्शन है। लेकिन एक साइन फंक्शन और दूसरा अगर हम कोसाइन फंक्शन लें, सपोज करिए ये फंक्शन लें, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, 90 डिग्री आउट ऑफ फेज कहलाएगा। 90 डिग्री आउट ऑफ फेज कहलाएगा। 90 डिग्री आउट ऑफ फेज कहलाएगा। तो सपोज करिए ये एनर्जी है, ये एनर्जी है, ये दोनों मर्ज करेगा तो क्या होगा, डबल हो जाएगा। ये जुटेगा तो डबल हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव जुटेगा डबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से डबल नहीं होगा। यहाँ अगर आउट ऑफ फेज जुटेगा, अपोजिट फेज में जुटेगा तो अलग होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो बात लिखा है, फर्स्ट अभी लिखा है, सेकेंड लिखेंगे कि व्हेन द साइन ऑफ द टू वेव फंक्शंस आर सेम, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेव आर इन फेज। इसमें बोलेंगे वेव आर इन फेज इंटरफेरेंस हो रहा है। और दूसरा केस में जो है कि व्हेन द साइन ऑफ, अभी समझ में आ जाएगा, घबराइएगा नहीं, ये क्या साइन है क्या इंटरफेरेंस है सब समझ में आ जाएगा। व्हेन द साइन ऑफ द टू वेव फंक्शंस आर डिफरेंट, तो इस दो तरीके से उनका लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग वेव आर आउट ऑफ फेज और अपोजिट इन फेज। तो सपोज करिए कि यहाँ रफ में थोड़ा सा आपको हम बता रहे हैं कि एक केस में पॉजिटिव होता है और दूसरे केस में नेगेटिव होता है, तो क्या होता है। तो चलिए फर्स्ट केस में देखिए कि एक चीज यहां समझ लेना होगा आपको कि जो साइन है ना उसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मतलब नहीं है। अभी एक डायग्राम आएगा तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, घबराइए नहीं। नोट द साइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या, the sign positive and negative refers to the sign of the wave function, to the sign of wave functions which determine their symmetry, और इसको and have nothing to do with इलेक्ट्रिकल चार्ज। अभी समझाते हैं ये क्या है, वो अभी समझाते हैं। तो ये जो दो कॉम्बिनेशन हो रहा है पहले उसको देखें कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो जो दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो क्या क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फॉर्म्स
आर किस किस फॉर्म में हो रहा है? तो फर्स्ट फॉर्म में जो साई आपका होगा, जो मॉलिक्यूल बनेगा, वहां पे n हम लिए हैं। अब यहाँ से C1 C2 हटा ले रहे हैं। C1 C2 कांस्टेंट है, चूंकि C1 C2 का वैल्यू सेम है, वो n से मल्टीप्लाई होके ओवरऑल n का वैल्यू को चेंज करेगा। ठीक है, तो ये टोटल को हम लोग को साई स्क्वायर इंटू डीवी को 1 रखना है, ये याद रखना है। तो n का वैल्यू उस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग साई ए प्लस साई बी लिखते हैं। तो C का वैल्यू को हटा लिया, C1 C2 इक्वल है, उसको हटा के बाहर ये n का वैल्यू चेंज हो जाएगा। n के बदले दूसरा वैल्यू आएगा, लेकिन चेंज होके आएगा। तो इस तरीके से जो एडिशन होता है इसको बोलते हैं साई जी। अभी समझा रहे हैं आपको। और दूसरे केस में जो है उसमें आउट ऑफ फेज जब होगा, अपोजिट फेज होगा, तो इसका मतलब साई ए और साई बी का लीनियर कॉम्बिनेशन हम करें तो बी सपोज करते हैं आउट ऑफ फेज है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा एन साई ए माइनस साई बी। हम लोग ऊपर भी कॉम्बिनेशन ए और बी का देख चुके हैं विथ C1 एंड C2 कांस्टेंट। C1 एंड C2 कांस्टेंट के साथ हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन इसी टाइप का देख चुके थे ऊपर में, वही यहाँ पे एक्सटेंड किए हैं। यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा अभी तक नहीं किया गया है। ठीक है, तो जो आपका साई जी है सर, दिस साई जी इज कॉल्ड एक्चुअली जी ग्रेड और इवन, एंड साई यहाँ यू होगा बेटा, दोनों में जी लिख दिए, इसको बोलते हैं साई यू। किसी बात के लिए नहीं घबराइएगा, ये सारा टॉपिक अगेन एंड अगेन हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर को क्लोज करने से पहले आपको हम समझा के बिल्कुल छोड़ेंगे। तो इसको बोलते हैं अनग्रीडेड, ग्रीडेड और अनग्रीडेड, जीरेड और अनजीरेड। सही है, जीरेड बोलना ज्यादा अच्छा लग रहा है, जीरेड एंड अनजीरेड, है ना। तो जो जी है एंड यू, ये रेफर करता है, रेफर टू सिमेट्री ऑफ द ऑर्बिटल अबाउट इट्स सेंटर। जिन लोगों को ये अभी बिल्कुल लग रहा है कि बहुत भारी टॉपिक चल रहा है और मेरे एकदम अंडरस्टैंडिंग से बाहर जा रहा है, उनको भी हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द क्लास आप हर चीज क्लियरली समझेंगे। सो प्लीज आप ये होके इम्पेशेंट होके क्लास छोड़ मत दीजिएगा, है ना। तो एट द एंड ऑफ द क्लास आपके लिए सारा चीज क्लियर हम करेंगे, समरी में, चैप्टर समरी में। तो ये क्या है बेटा, सिमेट्री ऑफ द ऑर्बिटल्स अबाउट द सेंटर के बारे में बताता है ना। और ये देखिए कि इफ अ वेव फंक्शन, समझिए ये क्या है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इफ अ वेव फंक्शन इज अनचेंज्ड, ये क्या बोल रहा है, G and U refers to the symmetry of the orbital about its center। तो वही सिमेट्री के बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं। किसको सिमेट्री बोलेंगे? सिमेट्री बोलेंगे कि इफ अ वेव फंक्शन इज अनचेंज्ड व्हेन द ऑर्बिटल्स is reflected about its center, that is, आप क्या करिए कि x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस को रिप्लेस कर दीजिए, आर रिप्लेस्ड बाय माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड से। ठीक है, तो रिप्लेस करने के बाद भी अगर दोनों ऑर्बिटल सेम हो जाता है, व्हेन ऑर्बिटल्स, है ना, फंक्शंस इज अनचेंज्ड, फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता है, तो इस टाइप को हम लोग सिमेट्रिकल बोलेंगे, जिसको इवन बोलेंगे, यानी उसको जी बोलेंगे।
है ना। अभी इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन या सिमेट्री फंक्शन, अनसिमेट्रिकल फंक्शन, ये हम लोग साइन और कॉस में देखेंगे एग्जाम्पल, उससे आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल फंक्शन और ऑड फंक्शन इज अनसिमेट्रिकल फंक्शन। तो अगर आप कोऑर्डिनेट को चेंज कर दीजिए, एक्स वाई जेड को चेंज कर दीजिए नेगेटिव एक्स वाई जेड से, और फंक्शन सेम रह जाए, तो वो सिमेट्रिकल फंक्शन होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं जी ग्रेड फंक्शन बोलते हैं। और अगर चेंज हो जाए, नेगेटिव आ जाए, तो उसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे मॉड एक्स जो है ये इवन फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, और x जो है ये ऑड फंक्शन है। तो इसका हम एक ग्राफ खींच के आपको बताते हैं। हालांकि ये हमारे टॉपिक में नहीं है, ऑड फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन क्या है, लेकिन फिर भी आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो जो आप x का ग्राफ खींचेंगे सर, उसमें x इस तरीके से आएगा, और जब मॉड x का ग्राफ खींचेंगे तो इस तरीके से आएगा। तो ये जो ग्राफ है y = x का है। अब अगर इस ग्राफ में आप x के बदले -x पुट करेंगे तो ये ग्राफ चेंज होगा ना, लेकिन y = मॉड x में x के जगह पे आप -x पुट करेंगे तब भी ग्राफ सेम होगा ना। तो इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन, इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। समझ में आई? समझ में आई बात? जी सर। वेरी गुड। तो ये हमारे टॉपिक का नहीं था। तो देखिए ये क्या है, ये सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है। जो इवन फंक्शन है वो y एक्सिस के दोनों साइड सेम जैसा है, और ये y एक्सिस के एक साइड अलग जैसा है, दूसरे साइड अलग जैसा है ना। तो ये अनसिमेट्रिकल, ऑड फंक्शन इज ऑलवेज अनसिमेट्रिकल फंक्शन, इवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल फंक्शन। उसी का यूज यहाँ पे किया गया है। जो सिमेट्रिकल फंक्शन है उसको g बोल रहा है, और जो अनसिमेट्रिकल फंक्शन है उसको u, या सिमेट्रिकल को इवन और अनसिमेट्रिकल को ऑड बोल रहा है। ठीक है, उसका नाम दे दिया है जी ग्रेड और अन जी ग्रेड फंक्शंस। इसमें घबराने का बात नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका ऑर्बिटल पिक्चर देखिए और भी समझ में आएगा। सर यहाँ पर जो आपने ये पॉइंट लिखा है, तो सर यहाँ पर इज इफ अ वेव फंक्शन इज अनचेंज्ड व्हेन द ऑर्बिटल्स के आगे आपने क्या लिखा है सर? When the orbitals is replaced, reflected about its center, सेंटर के अराउंड ऑर्बिटल को रिफ्लेक्ट कर दीजिए। ऑर्बिटल क्या है, एक्स वाई जेड ऑर्बिटल है, उसको -x -y -z कर दीजिए, तो ये अपोजिट हो जाएगा, एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्टेड मतलब रिफ्लेक्शन। इस एक्सिस का रिफ्लेक्शन अगर इस एक्सिस से लें, ये मिरर है, इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन ये होगा ना, x का रिफ्लेक्शन -x होगा। हाँ सर। होगा ना। तो वही किए, x और y z को -x -y -z पुट कर दिए, तो उसी को हम लोग उसका रिफ्लेक्शन बोलेंगे। जी सर। तो अभी ये देखिए तो थोड़ा समझ में आ जाए कि सर किस तरीके से ओवरलैपिंग हो रहा है और किस तरीके से इन फेज आउट फेज का क्या सिग्निफिकेंस है, वो अभी आपको समझ में थोड़ा आएगा। तो मेरे पास दो s ऑर्बिटल है, अभी हम लोग s ऑर्बिटल का ही बात कर रहे थे, s ओवरलैप का बात कर रहे थे। तो दो s ऑर्बिटल है, ये एक s ऑर्बिटल और ये एक s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगा। तो देखें अगर ये दोनों आपस में ओवरलैप करता है, चलिए इसको पहला डायग्राम में अलग अलग ले लेते हैं, है ना। फर्स्ट डायग्राम में इसको एक साथ नहीं करके अलग अलग ले लेते हैं, तब आपको ओवरलैप करके दिखाएंगे तो समझ में ज़्यादा बेहतर आएगा। तो ये एक S है और ये एक S है। अब देखिए अगर ये इन फेज ओवरलैप करता है तो ये सेंटर के पास इसका जो वेव फंक्शन है ये दोनों का पॉजिटिव ले रहे हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, नोट में आपको हम लिख दिए थे कि ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, सिर्फ ये सिमेट्री को बताता है, अगर ये सिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल नहीं है ना। तो ये s ऑर्बिटल को हम इस तरीके से लेते हैं, पॉजिटिव को और नेगेटिव को। तो पॉजिटिव पॉजिटिव जब ओवरलैप करेगा तो इस टाइप से एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और हमारा ये जो एक्सिस है इसी एक्सिस को
मॉलिक्यूलर एक्सिस बोलते हैं, जो हम लोग वहां पढ़े थे एक टेबल, मॉलिक्यूलर एक्सिस बोलते हैं। एक टेबल पढ़े थे ना बेटा कि आपका एस ओवरलैप करता है एस से तो क्या बॉन्ड बनता है, एस ओवरलैप करता है एस से तो सिग्मा बॉन्ड करता है, पी एक्स से ओवरलैप करता है, ऑर्बिटल एक्सिस एक्स होता है तो सिग्मा बॉन्ड, और पी एक्स से ओवरलैप करता है, ऑर्बिटल एक्सिस ये नहीं है, इसके परपेंडिकुलर कोई और है तो पाई बॉन्ड बनता है। पढ़े थे ना ये सब चीज। ऑर्बिटल एक्सिस अगर दूसरे तरफ हो, उसी लाइन में ना हो, तो हमारा पाई बॉन्ड बनता है, अदरवाइज सिग्मा बॉन्ड बनता है। पढ़े थे ना टेबल लास्ट प्रीवियस क्लास में। यहाँ भी वही हो रहा है, तो यही आपका मॉलिक्यूलर एक्सिस है। आप देखिए ये दोनों एक लाइन में है, तो इससे हमेशा ये मॉलिक्यूलर एक्सिस एक लाइन में है, और उसी एक्सिस में आपका ये प्लेन, ये स्फीयर है, तो ये तो होगा ही, हर तरफ से सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पर दो सेंटर है, ये ओवरलैप किया, तो ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल था। अभी आपको और अच्छा से दिखेगा कि सर एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या चेंज हो गया। ठीक है ना सर। तो ये इसका दो पॉजिटिव सेंटर्स है जो एक एक ऑर्बिटल का था। तो अगर इसको एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप का ही डायग्राम बनाते तो इस टाइप का डायग्राम बनाते, इस टाइप का बनाते, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डायग्राम बनाए तो इस टाइप का बनाए, दोनों ऑर्बिटल मर्ज्ड हो गया, तभी वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाया। तो इस टाइप के ओवरलैपिंग से जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा। और ये किस तरीके का बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, एस ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, एस ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है और दोनों इन फेज ओवरलैप कर रहा है, दोनों इन फेज ओवरलैप कर रहा है, इसको बोलेंगे सिग्मा। और इन फेज वाला का याद है ना आपको, क्या बोलते हैं, जी ग्रेड बोलते हैं। तो जी ग्रेड का जी यहाँ लिख दिए, जी ग्रेड का जी यहाँ पर लिख दिए, और कुछ अलग नहीं किए हैं अभी तक, कोई बड़ा काम नहीं किए हैं। अब दूसरे केस में यही आपका और मॉलिक्यूलर एक्सिस है। देखिए मॉलिक्यूलर एक्सिस एक बार हम लिख दिए, बार बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये पिछले कंसेप्ट का एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पर था, यहाँ पे इसका आपको यूज करना है सिर्फ। तो ये दोनों ओवरलैप करेगा, और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से ओवरलैप करे, फिर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसका जो वेव फंक्शन है, इसका जो साई होगा और इसका जो साई होगा, ये साई ए है, ये साई बी है, ये दोनों अपोजिट फेज में ओवरलैप कर रहा है, ये दोनों सेम फेज में ओवरलैप कर रहा है। फेज आपको पहले साइन और कॉस का एग्जांपल में समझा दिए हैं। तो ये जब ओवरलैप करेगा तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, इसको बोलते हैं नोडल प्लेन। और यहाँ पे आपका इस तरीके से एक ऑर्बिटल और इस तरीके से ये दोनों ऑर्बिटल, एक होगा यहाँ प्लस और दूसरा होगा यहाँ पे माइनस। तो ये दोनों ओवरलैप करके देखिए ये कितना क्लोज आया, ये कितना क्लोज आया, और ये अलग अलग चला गया। तो इस केस में इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा मीन्स बॉन्डिंग, स्टार लगा दिए तो एंटी बॉन्डिंग, और यहाँ ओवरलैप आउट ऑफ द फेज हो रहा है, इसीलिए ये अन जी ग्रेड ऑर्बिटल है, अन जी ग्रेड ऑर्बिटल है। तो जहां पे भी अन जी ग्रेड ऑर्बिटल होगा वहां एंटी बॉन्डिंग बनेगा, जहां पे जी ग्रेडेड ऑर्बिटल होगा वहां पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा। तो ये जो आपका फिगर है, ये है आपका बता रहा है कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल कैसे फॉर्म हुआ, ये है बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कैसे फॉर्म हुआ, और ये है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कैसे फॉर्म हुआ। तो दो टाइप का ओवरलैपिंग हो रहा था, एंटी बॉन्डिंग जिससे एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन रहा था और एक से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन रहा था। अभी इस दोनों को हम लोग समझ रहे हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में दोनों पास आ जाएगा और मॉलिक्यूलर बॉन्ड बनने का संभावना होगा, एंटी बॉन्डिंग में पास नहीं आएगा, बॉन्ड बनने का संभावना कम होगा, इसका एनर्जी हाइयर होगा, इसका एनर्जी लोअर होगा। जिस केस में बॉन्डिंग होगा उसका एनर्जी लोअर होगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का एनर्जी हाइयर होगा। और बॉन्डिंग हमेशा G से बनेगा, एंटी बॉन्डिंग हमेशा U से बनेगा, यानी जी ग्रेड और अन जी ग्रेड ऑर्बिटल से बनेगा। तो ओवरऑल ये दोनों जो फिगर है, ये फिगर एक्सप्लेन करता है आपका SS कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, कोई परेशानी है जल्दी से बताएं सर।
नो प्रॉब्लम। सुजल आपको समझ में आ रहा है? यस सर। सूर्यांश? यस सर। विशु? थोड़ा बहुत सर आया। हाँ ठीक है, बहुत छूट गया था। अंतरा? जी। अनन्या? यस सर। ओके, सूर्यांश? यस सर। तेजस? चलिए, तेजस नहीं बोल पा रहा है, कोई बात नहीं। हाँ आ गया। बोला, तेजस बोला। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी इसका एक अगर एनर्जी का डायग्राम करें तो आपको और क्लियर दिखेगा कि सर इसमें हो क्या रहा है, इसमें क्या क्या हो रहा है, वो आपको और क्लियर दिखेगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक डायग्राम है, सिर्फ आज भर हम ये डायग्राम ड्रॉ करके छोड़ देंगे, आगे का काम आगे करेंगे। तो ये एनर्जी है। यहाँ पे अगर सपोज करिए जीरो एनर्जी है, ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है, तो इस टाइप से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। ये डिस्टेंस बिटवीन एटम है, डिस्टेंस बिटवीन एटम है। तो अगर डिस्टेंस बिटवीन एटम कम है तो एक सर्टेन पॉइंट पे उसका एनर्जी मिनिमम होगा, एक सर्टेन पॉइंट पे एनर्जी मिनिमम होगा। यही डिस्टेंस उसका ऑर्बिटल डिस्टेंस कहलाएगा। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिट बनेगा वही इस डिस्टेंस पे मिनिमम होगा। इससे कम डिस्टेंस अगर जाएंगे तो वंडरवॉल रिपल्सन होने लगेगा, एक मॉलिक्यूल का एटम दूसरे मॉलिक्यूल के एटम में घुसने लगेगा तो वहां रिपल्सन हो जाएगा, तो वहां पर फिर एनर्जी बढ़ जाएगा। और इससे ज्यादा डिस्टेंस में जाएंगे तो उसका ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल कम हो जाएगा, जिससे एनर्जी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका डायग्राम है ये है आपका साई जी का, मतलब जी ग्रेड का डायग्राम है। लेकिन एंटी बॉन्डिंग यानी बॉन्डिंग जिसमें बनता है, और एंटी बॉन्डिंग में जो होता है उसमें एनर्जी लो होता है लेकिन कभी भी जीरो अचीव करता ही नहीं है। तो ये जो आपका डायग्राम है ये साई यू का डायग्राम है। ठीक है, तो साई जी और साई यू का ये डायग्राम है। अगर एनर्जी बेसिस पे देखिएगा तो जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, यहां समझिए, तो एक एग्जांपल आपको हाइड्रोजन का लेके बताते हैं। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट हाइड्रोजन। ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है सेकेंड हाइड्रोजन का। और ये बीच वाला जो हम बनाए हैं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। दो क्यों बनाया है? क्योंकि दो टाइप का ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर में बनता है, एक एंटी बॉन्डिंग एक बॉन्डिंग। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो इसका बॉन्डिंग ऑर्बिटल है नीचे वाला उसी में डाल देता है। तो एंटी बॉन्डिंग में जीरो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जाता ही नहीं है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाता ही नहीं है। खैर ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, ये हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे, बहुत सारा मॉलिक्यूल का ड्रॉ करेंगे और इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। अभी हमारा जो टास्क है वो ये है कि ये जितना ऊपर जा रहा है और ये जितना नीचे जा रहा है ये दोनों का वैल्यू इक्वल होता है। ये यहाँ से डेल्टा से ऊपर जाता है, ये डेल्टा से नीचे जाता है। तो ये वाला जो हमारा है ये साई यू है हायर एनर्जी वाला, और लोअर एनर्जी वाला साई जी है। यानी ये आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना रहा है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना रहा है बेटा, और ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना रहा है आपका। तो फिलहाल हम लोग इसी को एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लें ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए कि बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग क्या होता है। जो हम लोग एसएस में देखे वही एसपी में देखेंगे, वही और सब में देखेंगे। तो क्या होता है कि चूंकि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव फंक्शन है, वेव को हम लोग साइन समझ सकते हैं, साइन कॉस वेव फंक्शन है ना बेटा, साइनसोइडल फंक्शन वेव फंक्शन है। तो अगर ये सेम टाइम पे सेम प्लेस पे सेम जगह पे है तो इसको इन फेज बोलते हैं, अगर डिफरेंट प्लेस पे है तो इसको आउट फेज बोलते हैं। आप देखिए फेज क्या होता है, एंगल होता है। तो साइन थीटा और साइन थीटा प्लस 90 करिए तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा। तो देखिए साइन का 90 डिग्री से फेज चेंज किए तो क्या आया, कॉस आया। इसलिए बोलेंगे साइन और कॉस का फेज में कितना का डिफरेंस है, 90 डिग्री का फेज है।
फेज डिफरेंस है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज कॉस थीटा, है ना। तो इस वजह से जो वेव फंक्शन है, ये साई है, ये साई है, अब ए का है, ये बी का है, अगर एक साथ ओवरलैप करता है तो उससे हम लोग को बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा, और अपोजिट ओवरलैप करेगा, अपोजिट मतलब एक का पॉजिटिव साइड दूसरे का नेगेटिव साइड ऐसे ओवरलैप करेगा तो एंटी बॉन्डिंग बनेगा, और यहाँ पे दोनों दूर दूर होगा, यहाँ पे एनर्जी हाइयर होगा, यानी यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं हुआ, यहाँ पे बॉन्डिंग हुआ, बॉन्डिंग होने से एनर्जी रिलीज होता है, लो हो जाता है एनर्जी, एंटी बॉन्डिंग होने से एनर्जी गेन हो गया और वो बॉन्डिंग नहीं हुआ। देखिए एनर्जी गेन हो गया एंटी बॉन्डिंग में एनर्जी रिलीज हुआ। तो बेटर है इसका नोट्स आपको दिया जाए और आप उसको और अच्छे से पढ़ें। आज का क्लास का रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगा, हम रिकॉर्ड कर दिए हैं सारा क्लास, तो टीम पे वो अवेलेबल है, उसका लिंक आपको हम भेज सकते हैं, देखते हैं किस तरीके से भेजा जाए। अगर कोई डाउट अभी भी है तो पूछ लीजिए, घबराने का बात नहीं है। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसमें हम लोगों को यही पता चला, जो पहले नहीं पता चला था वो ये था कि दो ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन करेगा तो उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा और वो फर्दर एटॉमिक ऑर्बिटल ना होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए साई एक फंक्शन होता है, जो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वो श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। अब साई क्या है? साई स्क्वायर जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का प्रोबेबिलिटी इज ऑर्बिटल। तो साई स्क्वायर जो है एक तरीके से साई स्क्वायर को जब वॉल्यूम से इंटीग्रेट करेंगे तो एक तरीके से वो रिप्रेजेंट करेगा ऑर्बिटल को, साई स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा ऑर्बिटल को। तो ऑर्बिटल का जब ओवरलैप होगा वहां पर तो दो टाइप का ओवरलैपिंग पॉसिबल है, दो टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ABMO। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनेगा? जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल इन फेज इंटरफेयर करेगा, इन फेज में इंटरफेयर करेगा तो उसको बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलेंगे, और जब आउट ऑफ फेज करेगा तो एंटी बॉन्डिंग बोलेंगे। LCAO मेथड जो है वो है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बन के आएगा दो एटॉमिक ऑर्बिटल से, उसको बताने का तरीका, उसको समझने का तरीका। तो ये बोलता है लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर किसी पे भी पावर 1 है, हर सब पे पावर 1 है, किसी पे पावर 2 नहीं है, इसलिए ये लीनियर कॉम्बिनेशन है ऑर्बिटल का, है ना। लीनियर कॉम्बिनेशन मीन सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट्स आया है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, फिर हम लोग स्क्वायर किए हैं उसको साई स्क्वायर, जिससे हम लोग को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मिल सके, और उस साई स्क्वायर में जो 3 फैक्टर आया है उसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या उसका यूसेस है, ये सारे चीज पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत इजीली बनाया जा सकता है, और आपको इसको बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। फिर हम लोग पढ़े SS कॉम्बिनेशन किस तरीके से होता है। SS कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने देखा कि ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड को जनरेट करता है, और इन फेज और आउट ऑफ फेज दो फेज में ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, जिससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे आपको बन के देगा। दोनों का एनर्जी का डायग्राम भी हम लोग यहाँ पर देखे, और ये भी देखे कि ये किस तरीके से यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही है आप लोगों के लिए। अगर कोई डाउट अभी भी है तो आप लोग पूछ लीजिए, ये नोट्स आपको मिल जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली इसका वीडियो क्लास का रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में हम लोग S और P का ओवरलैपिंग पढ़ेंगे, जिसमें S और P का दो टाइप का ओवरलैपिंग होता है, आपको पता ही है, एक हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है और एक लेटरल ओवरलैपिंग होता है। सॉरी, S और P का तो एक ही जैसा होता है, P और P का हेड ऑन होता है ना। तो SS का भी पढ़े, फिर SP का पढ़ेंगे, फिर P और P का पढ़ेंगे। तो इससे हम लोग देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड बनेगा और पाई बॉन्ड बनेगा, और उस केस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसा होगा। एटॉमिक ऑर्बिटल हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड का ओवरलैप से कैसे बनता है, अभी उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है वो देखेंगे। तो पीछे का नोट्स अगर आप देखेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा कि किस तरीके से मॉलिक्यूलर एक्सिस है। मॉलिक्यूलर एक्सिस के पैरेलल अगर कोई ओवरलैप होता है तो उसको हेड ऑन ओवरलैप बोलते हैं, उससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। और मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर कोई ओवरलैपिंग होता है तो उसको हम लोग ऑब्लिक या
ये मॉलिक्यूलर एक्सिस है अगर, तो हमारा अगर 2p ऑर्बिटल है तो 2p ऑर्बिटल का सेंटर ये हुआ, ये सेंटर हुआ, सेंटर से जो एक्सिस गुजर रहा है यही मॉलिक्यूलर एक्सिस हुआ, मॉलिक्यूलर एक्सिस हुआ बेटा, ठीक है, मॉलिक्यूलर एक्सिस हुआ। अब इस एक्सिस के पैरेलल ओवरलैप होगा, तो पैरेलल ओवरलैप कैसे होगा, इस तरीके से ओवरलैप, पैरेलल ओवरलैप होगा, तो इसमें हम लोग को सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और इस तरीके से जब परपेंडिकुलर ओवरलैप होगा, परपेंडिकुलर मतलब एक्सिस के ये इस लाइन में ओवरलैप हो रहा है तो परपेंडिकुलर हो रहा है, ये एक्सिस के लाइन में ही हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को पाई बॉन्ड बनेगा। ये सारा चीज हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको आगे और देखेंगे कि किस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये सारा हो रहा है, ठीक है। यही सारा कंसेप्ट है हम लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। और इसके बाद जो है इसमें बाइंडिंग बॉन्ड, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और टोटल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट का हम लोग खींचे तो इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 आया और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो 0 आया। तो जो बॉन्ड ऑर्डर निकलता है, बॉन्ड ऑर्डर निकलता है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर मतलब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये निकलता है, ये होता है बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लिख देते बेटा, डिवाइडेड बाय 2। तो इसको करिएगा तो 2 - 0 डिवाइडेड बाय 2 यानी सिंगल, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। इसी तरीके से बाकी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 के बाद 2, 3 ये सब आता है। कुछ मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में भी होता है जहाँ पे रेजोनेंस होता है। तो ये सारा चीज हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में।